धरती करे पुकार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माइक पांडे। पृथ्वी हमारा और हजारों लाखों प्रजातियों का और जीवों का एकमात्र घर है, ये हम सब जानते हैं। और पृथ्वी का सबसे विशालकाय जीव, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, समुद्र में रहने वाली व्हेल्स हैं। और धरती पर हाथी। हाथियों की दो प्रजातियां हैं, एशियाई हाथी और अफ्रीकन हाथी। एशियाई हाथी भारत और कई एशियाई देशों में पाए जाते हैं और अफ्रीकन एलिफेंट्स अफ्रीका में। हजारों वर्षों से हाथी हमारे देश के इतिहास, परंपरा और सभ्यता का अंग रहे हैं। हम सबके जीवन से जुड़े हुए हैं और इनका सम्मान और आदर किया जाता है भारत में। पर पिछले कुछ दशकों में विदेशों में हाथियों के दांतों की भारी मांग के कारण उनका अवैध शिकार शुरू हो गया। इससे भारत में भी हाथी प्रभावित हुए। 1992 में भारत सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्थापित किया। इसके तहत एलिफेंट हैबिटेट्स और एलिफेंट पॉपुलेशंस को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान किया गया। इससे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बहुत ही कारगर और ठोस कदम था ये हाथियों के संरक्षण की तरफ। तो आइए देखते हैं हाथियों की अद्भुत दुनिया और इस विशालकाय जीव को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें हम सब योगदान दे सकते हैं। आप भी, हम भी, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाकर। मिशन लाइफ का यही संदेश है। सदियों से सम्मान के पात्र रहे एशियाई हाथी हमेशा से भारत के इतिहास का हिस्सा रहे हैं। हाथी कभी पूरे एशिया में मिलते थे, लेकिन आज इनकी आबादियां अलग थलग पड़ गई हैं। भारत के अलावा एशियाई हाथी एशिया के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जंगलों में भी मिलते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथी अफ्रीकी महाद्वीप के कुछ हिस्सों के मूल निवासी हैं। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच कई अंतर होते हैं। दोनों ही तरह के हाथी एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनकी जाति अलग अलग है। अफ्रीकी हाथी अपने बड़े कानों की वजह से अलग ही पहचान में आ जाते हैं और नर और मादा दोनों के ही दांत यानी गजदंत होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों के कान छोटे होते हैं और सिर्फ नरों में ही दांत होते हैं। एशियाई हाथियों का आकार भी छोटा होता है। भारत में एशियाई हाथियों की पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 65% हिस्सा रहता है और पूरे देश में जंगली हाथियों की संख्या लगभग 30,000 है। कर्नाटक में इनकी सबसे बड़ी आबादी रहती है। इनका इलाका कभी दक्षिणी भारत से लेकर उत्तर तक फैला हुआ था। भारत के पूर्वी हिस्से के साथ साथ मौजूद इन प्रवास गलियारों के जरिए दुनिया का सबसे ताकतवर जमीनी जानवर अपनी खुराक की तलाश करते हुए एक से दूसरे जंगल तक घूमा करता था। लेकिन पिछले दशकों में जमीन का इस्तेमाल बदला, जंगलों के बड़े हिस्सों का विकास हुआ और वहां इंसानी घुसपैठ हो गई, जिसका हाथियों पर प्रतिकूल असर हुआ। इनके पुराने कॉरिडोर बीच से कट गए। इससे न सिर्फ हाथियों के लिए उपलब्ध जगह घट गई, बल्कि साथ ही इससे उनके प्रवास से जुड़े पैटर्न भी गड़बड़ा गए। जंगलों की हालत खराब होने से वनों के छोटे छोटे हिस्सों में खुराक और पानी की कमी होने लगी, जिससे हाथी
गांवों और फसलों की तरफ आकर्षित होने लगे और फिर इससे इंसान और जानवर के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। ऐसे कुछ इलाके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, असम और कर्नाटक में थे। इन मुठभेड़ों से इंसान और हाथी दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में भारत सरकार ने हाथियों के हैबिटेट्स को बहाल करने और हाथियों और इंसानों की मुठभेड़ों को घटाने हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया। आज पूरे भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, जिन्हें हाथियों की आबादी वाले प्रमुख 14 राज्यों में कायम किया गया। इनमें से कुछ एलिफेंट रिजर्व्स की सीमाएं टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व फॉरेस्ट से मिलती हैं, जिन्हें संरक्षण हासिल है। इनमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत में तराई एलिफेंट रिजर्व कायम किया गया है और अब ये भारत का 33वां एलिफेंट रिजर्व बन गया है। जमीनी स्तर पर मौजूद विजिलांते ग्रुप्स यानी जागरूक समूहों के प्रयासों और वनों की बहाली से हाथियों और इंसानों में मुठभेड़ों को कम करना सुनिश्चित होता है और इससे उपज के मौसम के दौरान लोग सावधान भी हो जाते हैं। रात में लगाई जाने वाली गश्त और लाइट और साउंड के इस्तेमाल के अलावा वॉलंटियर ग्रुप भी हाथियों को इंसानी बस्तियों से दूर रखते हैं। बीच से बट चुके वन इलाकों को फिर से बहाल करने के लिए पूरे देश में दोबारा से जंगल लगाने की मुहिम चलाई जा रही है और वन क्षेत्रों से इंसानी घुसपैठ को खत्म किया जा रहा है। हरित क्षेत्र के बढ़ने से जंगली हाथियों की संख्या भी बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन साइट्स यानी द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा का एक सदस्य है। माइक नाम के एक कार्यक्रम को हाथियों के कल्याण के लिए साइट्स की 10वीं कॉन्फ्रेंस में शुरू किया गया था। माइक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक कोशिश है जो हाथियों के मृत्यु के स्तरों और कारणों की पैमाइश करता है, जिससे एशियाई और अफ्रीकी देशों में हाथियों के संरक्षण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने के लिए सूचना मिलती है। इस तरह हाथियों वाले देश एक साथ मिलकर विश्व की एक प्रमुख प्रजाति को मिलकर बचाने का प्रयास करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट के कारण ही भारत में हाथियों की संख्या स्थिर और वहनीय स्तर पर रह पाई है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, जिसका मकसद इंसान और जानवर दोनों की रक्षा करना है, ये कंजर्वेशन से जुड़ा एक कामयाब प्रोग्राम रहा है भारत में और ये पूरी दुनिया के लिए आज एक मिसाल है। इससे हाथियों की आबादी तो स्थिर हुई है, साथ ही उनके मीलों तक फैले आवास भी बच पाए हैं। हाथियों की वनों में एक अनोखी भूमिका है, इन्हें फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसलिए इनके प्राकृतिक कॉरिडोर्स को सुरक्षित रखना इनके अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब तक आपने देखा हाथियों का अद्भुत संसार और अब हम ले चलते हैं आपको एक नई दिशा में। हमारा भोजन कहाँ से आएगा? देखिए श्री अन्न, मिलेट, भविष्य का भोजन। पृथ्वी का बढ़ता तापमान एक गंभीर समस्या है और एक चिंताजनक समस्या है। क्लाइमेट चेंज के कई ऐसे प्रभाव हैं
जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, पर इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ता है, हमारी खेती पर पड़ता है, खेत के उत्पादन पर पड़ता है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी की जनसंख्या इस वक्त 8 बिलियन है और कुछ ही दशकों में ये 10 बिलियन हो जाएगी। बढ़ती आबादी के लिए पोषण, भोजन और पानी कहाँ से आएगा? फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी बहुत ही अहम मुद्दे हैं ये। हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं इनका विकल्प ढूंढने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए। और कई ऐसे उदाहरण सामने भी आए हैं। यहाँ ऐसी फसलें हैं जो कम पानी में पैदा होती हैं और गर्मी को भी झेल सकती हैं और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। हमारे भविष्य के लिए ये एक क्रांति ला सकती हैं। भारत पूरी दुनिया में गेहूं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। भारत में उगने वाले ज्यादातर गेहूं से आटा तैयार किया जाता है और फिर उसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं के लोकप्रिय होने से पहले तक श्री अन्न यानी मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुड़की ही हमारी स्थानीय फसलें होती थीं। लेकिन फिर गेहूं ज्यादा पसंद किया जाने लगा और धीरे धीरे श्री अन्न की खेती ज्यादातर राज्यों में कम होने लगी। लेकिन जलवायु में बदलाव और लगातार गर्म होती जा रही हमारी इस दुनिया के कारण गेहूं की पैदावार प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है और अरबों लोगों की आहार सुरक्षा चिंता का एक विषय है। आज फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और ऐसे में बचाव के लिए सामने आई है भारत की प्राचीन विरासत और स्थानीय अनाज। मिलेट यानी श्री अन्न एक बेशकीमती अनाज के तौर पर उभरा है। इस फसल को कम पानी की जरूरत होती है। इस पर बढ़ते तापमान का ज्यादा असर नहीं पड़ता और इसे आसानी से उगाया भी जा सकता है। श्री अन्न हमारे देश की पुरानी धरोहर रही है। सदियों से ये भारतीयों के भोजन का एक हिस्सा रहा है और ये अनाज हमारे पूर्वजों की एक मुख्य खुराक हुआ करता था। मिलेट्स को सुपर सीरियल्स भी कहा जाता है। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें विटामिन बी, प्रोटीन और फाइबर होते हैं। इनमें ग्लूटेन नहीं होता है और गेहूं और चावल के मुकाबले ये ज्यादा स्वास्थ्यकर है और आज भी इन्हें भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में उगाया जाता है। मिलेट्स को कम उपजाऊ जमीन, पहाड़ों और बारिश वाले इलाकों में उगाया जाता है। अब सरकार जलवायु में होने वाले बदलावों को झेल सकने वाली इस फसल के संवर्धन के लिए कड़े कदम उठा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी ये कहा था, हमें बाजरा क्रांति की दिशा में और ज्यादा काम करना होगा और हमारे किसानों को बाजरा उगाना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यानी आहार प्रसंस्करण से जुड़े हमारे उद्योगों को इस अन्न से ऐसे आकर्षक प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिन्हें हर पीढ़ी पसंद करे और ये उनकी रोजमर्रा के पोषण और खुराक का हिस्सा भी बन जाए। भारत श्री अन्न क्रांति की दिशा में काम करने के लिए तैयार है ताकि आहार सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक भोजन भी मिल सके। डॉक्टरों और विशेषज्ञों के मुताबिक बायो फोर्टिफाइड पर्ल मिलेट यानी बाजरा को खाने से लौह की कमी घटती है और सीखने और मानसिक योग्यताओं से जुड़ी खूबियां निखरती हैं। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों की समझने, ध्यान और याददाश्त की क्षमता बढ़ती है। भारतीय फसलें काफी लचीली हैं और ये वक्त की कसौटी पर खरी उतरती आई है। ये हमारे देश के अतीत से भी जुड़ी रही हैं और खेती का भविष्य भी साबित होंगी। बुंदेलखंड को कभी दाल का कटोरा कहा जाता था। उसे ये नाम यहां उगने वाली कई तरह की दालों के कारण मिला। यहाँ के 80% लोग खेती और मवेशियों पर निर्भर करते हैं। बारिश के अनिश्चित होने से कई लोगों ने खेती छोड़ दी
और दैनिक मजदूरी ढूंढने के लिए अपने गांवों को छोड़कर शहर चले गए। लेकिन आज यहां स्थानीय फसलें फिर से वापसी कर रही हैं। मोनोकल्चर के प्रभावों को पलटने के लिए मिलेट्स की कई स्थानीय किस्मों को फिर से यहां उगाया जा रहा है। समुदाय द्वारा बनाए गए चेक डैम, टैंकों, खेत तालाबों, फील्ड बंडिंग और जलाशयों पर केंद्रित वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम से सीमित जल संसाधनों को प्रबंधित करने में मदद मिली है। अलग अलग तरह की फसलें उगाना और ऑर्गेनिक खेती शुरू करना यहाँ बुंदेलखंड में किसानों के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करने के सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI कई ऐसी फसलों को लाया है जो खुश्क मौसम की दशाओं का सामना कर सकती हैं और जलवायु में आ रहे बदलावों को झेल सकती हैं। 2014 से 2024 तक IARI द्वारा कुल 196 हाइब्रिड वैरायटीज विकसित की गई और रिलीज की गई। हमारे देश की बढ़ोतरी के लिए खेती का विकास बहुत जरूरी है। श्री अन्न हमारा पुराना सुनहरा अनाज है। दुनिया बदलती जलवायु के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रही है और ऐसे में ये एक विकल्प है। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को संचित करके लोगों से बांटने की जरूरत है। किसानों के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वो अपनी जमीन की संभावना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। हमें एक ऐसा भविष्य चाहिए जिसमें आहार सतत तौर पर सुनिश्चित हो, जिसमें हम जमीन में स्थानीय बीजों को संरक्षित रख सकें और उगा सकें। ऐसे बीज जिन्हें हमारे पूर्वज सदियों से यहां उगाते आए हैं। ऐसा पहला ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन और सीड बैंक भारत के उत्तर पूर्व में पभोई में है, जहां स्थानीय चावल की 108 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और जिनमें लचीलापन है। इसके अलावा कुछ पुराने समय से उगाई जाती रही सब्जियां और जलवायु परिवर्तन को झेल सकने वाली अन्य फसलें भी हैं। यहाँ किसानों और स्थानीय समुदायों को जैविक खेती की तकनीकें सिखाई जाती हैं और स्थानीय तौर पर ढले हुए बीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। पभोई से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर अरुणाचल का एक छोटा सा गांव थेम्बांग स्थानीय बीजों के लचीलेपन का गवाह बन रहा है। थेम्बांग इस इलाके के सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ 80% लोग अपनी रोजी खेती से कमाते हैं, मक्का, जौ, बाजरे और बकवीट जैसी फसलों से। यहाँ आज भी खेती के पारंपरिक और जैविक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह किसानों को हर साल बीज खरीदने की जरूरत नहीं होती। वो आत्मनिर्भर बनते हैं और उन्हें आर्थिक राहत भी मिलती है। ये बीज उनकी बौद्धिक संपत्ति यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। द नेशनल इनोवेशंस इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी NICRA इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है बदलती जलवायु और उसकी अनिश्चितता के प्रति भारतीय खेती के लचीलेपन को बढ़ाना। टेक्नोलॉजी भी लोगों की बड़ी मदद कर रही है। बुंदेलखंड में एक रेडियो स्टेशन नई नई तकनीकों के बारे में जानकारियां देता है, तो असम में एक किसान अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। थेम्बांग में लोग भविष्य की फसलों को बचाने के सिलसिले में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। एक एक करके गांव बदल रहे हैं, मिट्टी की सेहत बहाल हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है। जैसे आपने देखा, कई प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारी प्राचीन विरासत एक बार फिर काम आ रही है। वैज्ञानिक भी ऐसी ही फसलों को सराह रहे हैं जो सदियों से चली आई हैं। हजारों वर्षों से चल रहे अनाज, ज्वार, रागी, जौ, मिलेट, बाजरा और कई अनेक फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रयोग हो रहा है।
इससे धरती का पोषण भी बना रहेगा और यह हमारी सेहत के लिए भी बेहतर है। प्रयास हो रहे हैं, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। ज़रूरत है एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की, एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की। मिशन लाइफ भी हमें मिलेट जैसी फसलें उगाने को प्रोत्साहित कर रहा है। इनकी उपज में पानी भी कम लगता है और ये पौष्टिक भी है। उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड से आपको हमारे विरासत, हमारी ट्रेडिशनल ग्रेन्स के बारे में जानकारी मिली होगी। यही है भविष्य हमारा, पूरी पृथ्वी का। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। और अब आ गया है समय साप्ताहिक क्विज का। हमारे पिछले हफ्ते का सवाल था, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? Which is the largest mangrove forest in the world? और इसका सही उत्तर है सुंदरबन, द सुंदरबंस। और आज के विजेता हैं निनाद आगाशे, राजकुमार, आनंद बी जोरापुर, रागिनी त्रिपाठी और आशीष कुमार गुप्ता। और इस हफ्ते के स्पेशल सर्टिफिकेट के विजेता हैं प्रभा पांडे, मोहनीश एम शिम्पोलकर, महेंद्र गहलोत, मनमोहन कुमार, इंद्र कुमार भारती, महेश कुमार व्यास, डॉक्टर हफीजा गोलंदाज, वीरेंद्र कुमार, तानिया चक्रवर्ती और ब्रिजेश कुमार मौर्य। और हमारा आज का सवाल है, तराई हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? The Tarai Elephant Reserve is located in which state of India? अपने अपने जवाब हमें एक हफ्ते के अंदर इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 880, 8वीं मंजिल, सूचना भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। और हमारा ईमेल आईडी है dhartikarepukaar@gmail.com। पहले 5 विजेताओं को मिलेगा धरती करे पुकार की तरफ से एक टी शर्ट और सर्टिफिकेट, और अगले 10 विजेताओं को धरती करे पुकार के फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ सर्टिफिकेट।